जय हिंद मेरे भारत के मिट्टी के शेरों, आप सभी का ध्येय एकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे मैं पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप अपने पढ़ाई में अच्छे से मन लगाकर आगे बढ़ सकें। कि जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। दोस्त, इरादे का दुनिया में बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जिस भी ऊंचाई पे पहुंचा है, तो उसने सबसे पहले सोचा और अपने इरादे को मजबूत किया। तो दोस्त, जरूरत है आपको भी अपने इरादे को मजबूत करने की, क्योंकि लाखों की तादाद में आपके सामने भर्तियां खड़ी हुई हैं और इन सभी भर्तियों में अगर सिलेक्शन लेना है तो मजबूत इरादे का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति का अगर इतिहास देखेंगे जो दुनिया के अंदर बहुत आगे गया, तो इसका इरादे, उसके सोच बहुत अच्छी थी और उस पर लगातार वो काम भी करता रहा। तो आपको केवल इरादे से भी ऐसा नहीं कि केवल काम चल जाएगा, इरादे के साथ साथ हार्ड वर्क, मैं बार बार कहता हूं कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगी। दूसरी चीज है कि जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, इस चीज को आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जो कमी आ रही है उसको आप हमको बताते रहिए, उसमें सुधार करते रहेंगे हम लोग। आज की जो हम लोग की स्पेशल क्लास होगी, इस स्पेशल क्लास के अंदर हम लोग संविधान को पढ़ेंगे और संविधान में 4 वीडियो लगभग आ चुकी है। आज की ये 5वीं वीडियो है और जिसमें मैं आपके साथ संविधान सभा के बाद आगे आने वाले कुछ नए टॉपिकों की चर्चा करूंगा। दूसरी चीज ये है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह की शानदार वीडियो लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्त, आइए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का प्रारूप समिति से स्टार्ट होगा। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर संविधान सभा के गठन और उसके बैठकों के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ, उसकी बैठकें किस तरीके से हुई। तो सारी की सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में बता दी गई हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा और ये प्रारूप समिति होगा। अब डायरेक्ट हम प्रारूप समिति में बहुत सारी चीजों को बीच में छोड़ रहे हैं। छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये टारगेट मेरा है कि आपको वही चीजें बताई जाए जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं या विगत वर्षों से पूछी आती रही हैं। क्योंकि हमने कहा था, आपसे वादा किया था कि 25 से 30 क्लास में पॉलिटी कंप्लीट होगी, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वही पॉइंट टू पॉइंट चीजें कवर करनी पड़ेगी। तो देखिए, हम लोगों ने संविधान सभा के गठन और बैठकों के बाद से देखिए बहुत प्रकार की समितियां बनती हैं संविधान सभा के अंदर, जो संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन उन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति आपको देखने को मिलेगी प्रारूप समिति। तो आइए दोस्त, जानते हैं प्रारूप समिति के बारे में और इससे जानते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर इसके इंग्लिश की बात करेंगे तो इसका इंग्लिश होता है ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसने किसी चीज का ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था। अब इसने किस चीज का प्रारूप तैयार किया था? चूंकि ये संविधान सभा के बैनर तले ये काम कर रही थी, तो इसका मतलब ये संविधान के लिए ही काम कर रही होगी। तो इसने संविधान बनाने में, संविधान का प्रारूप बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये माना जाता है कि जो संविधान का प्रारूप बना उसका निर्माण किसने किया? प्रारूप समिति ने किया। प्रारूप समिति ने किया। लेकिन आपको प्रश्न एक यह भी बनता है कि संविधान का सबसे पहला प्रारूप किसने तैयार किया? क्या इस प्रारूप समिति ही सबसे पहले जनक मानी जाती है? किसका? संविधान का। तो संविधान का जो प्रारूप तैयार करने में जो मदद हुआ है, सबसे पहले जिनका व्यक्ति का नाम है BN राव, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा सबसे पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है। और इनके द्वारा बनाए गए प्रारूप के अंदर अगर आप देखेंगे तो 243 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियां थी। 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियां। तो एग्जाम के अंदर ये सवाल आए कि संविधान का सबसे पहले प्रारूप किसने तैयार किया, तो व्यक्ति का नाम क्या है? BN राव। अब BN राव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ हम। इनका पूरा नाम तो सबसे पहले है कि बेनेगल नरसिंह राव। अब ये थे कौन? तो थे उस समय के ICS अधिकारी। दूसरी चीज यह भी है कि अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दहेग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भारत की तरफ से चाहे जो भी जज रहे हो, तो उन सभी जजों में पहला जज भारत की तरफ से BN राव चुने गए थे।
दूसरी चीज है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी बी.एन. राव भी थे। बहुत अच्छे संवैधानिक एक तरीके का विशेषज्ञ थे। अब प्रश्न बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि बी.एन. राव अगर इतना कुछ काम कर रहे हैं तो ये भी संविधान सभा के सदस्य होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो थे क्या ये? तो ये संविधान सभा को अपनी निःशुल्क सेवा दे रहे थे। दूसरी चीज अब यहां से ये प्रश्न बनता है कि जो बी.एन. राव ने ये 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों वाला जो ड्राफ्ट तैयार किया, इसको कब संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया? तो अगस्त 1947 की तिथि है जिसमें इन्होंने यह संविधान का पूरा प्रारूप संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो प्रारूप इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, इसी प्रारूप को और बेहतर बनाने के लिए, इसी प्रारूप पर और अच्छा विचार विमर्श करके और इसको बेहतर बनाने के लिए, इसको रिसर्च करके इसमें और कुछ सुधार करने के लिए जिस समिति का गठन हुआ, उस समिति का नाम क्या है दोस्त? प्रारूप समिति। आशा करते हैं सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। समझना पड़ेगा दोस्त। तो जिस समिति का नाम मैंने बताया प्रारूप समिति, उसका गठन का रीजन आपको समझ में आ गया कि जो प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था, इसी पर विचार विमर्श, इसी पर रिसर्च, इसी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ। अब सबसे पहले अगर आपने नाम देखेंगे प्रारूप समिति के अंदर, तो प्रारूप और समिति, प्रारूप का हमने बताया कि ड्राफ्ट, किसी भी चीज का ड्राफ्ट तैयार करना, और इसके आगे एक शब्द आता है समिति। अब ये बताइए, समिति शब्द अगर आप पढ़े होंगे तो समिति में एक लोग होंगे या बहुत ज्यादा? तो निश्चित रूप से एक से ज्यादा लोग होंगे। अब कितने लोग थे, ये सवाल भी आपके अंदर में बैठ रहा होगा कि कितने लोग थे। और इससे कई बार प्रश्न पूछे गए, एक नहीं कई बार, कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। अब सातों के सदस्यों का नाम एक एक करके जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। तो आइए जानते हैं सातों सदस्यों का नाम, कि सातों सदस्यों का नाम क्या है। तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद से अगर देखेंगे तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद से अगर तीसरे व्यक्ति का नाम देखेंगे तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एक बहुत शानदार ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, हमेशा के लिए याद रखने का, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इन सातों ही व्यक्तियों का नाम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए। चौथा हो गए कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी को जिसके नाम से जाना जाता है। पांचवा हो गया सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद, एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो मुस्लिम थे और मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अगर सैयद मोहम्मद सादुल्ला के बाद की अगर आप बात करेंगे तो छठे व्यक्ति आ जाते हैं, छठे व्यक्ति आ जाते हैं एन माधव राव, एन माधव राव। और सातवें व्यक्ति आ जाते हैं टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। तो इन 7 व्यक्तियों का नाम आपने जाना। और किस किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, आइए उस चीज को एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका नाम सभी आप लोगों को पता होगा। बाकी एन गोपाल स्वामी अयंगर हैं, कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी। ये दो जो नए सदस्य हैं एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी, ये दोनों सदस्यों का चुनाव, ये लोग प्रारंभ में नहीं थे इस समिति के अंदर। अगर एन माधव राव की बात करेंगे अगर आप, तो ये बी.एल. मित्र की जगह पे आए थे। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अपना जो है कि त्याग पत्र दे दिया, उसके वजह से एन माधव राव इसको जगह को लेते हैं। उसके बाद से अगर देखेंगे टीटी कृष्णमाचारी को, तो ये जो है डीपी खेतान की मृत्यु के कारण, डीपी खेतान का निधन हो गया और उसके बाद से एक नया सदस्य चुन के आए प्रारूप समिति के अंदर। कौन? तो टीटी कृष्णमाचारी। तो यही सातों सदस्यों के नाम आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही बार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य है, कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको लग रहा है कि आशा करते हैं आपको सब समझ में आ गई होंगी। यही सारे सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कुछ पूछा जाएगा इस समिति से। अच्छा, इस समिति का एक और नाम भी है। अगर आप देखेंगे तो कई बार एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि प्रारूप समिति का दूसरा नाम क्या है, या पांडुलेखन समिति। निम्नलिखित समितियों में से किसका नाम पांडुलेखन समिति है, या किसे पांडुलेखन समिति कहा जाता है? तो प्रारूप समिति को ही हम लोग, प्रारूप समिति को ही हम लोग पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति।
पांडुलेखन समिति। अब जब यह समिति तैयार हो गई तो समिति आगे काम करना शुरू कर देती है, प्रारूप समिति, और इसके बाद से इसी तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग लोग अपने अलग अलग कार्यों में लग जाते हैं। उसके बाद से अगर आपको पता होगा कि ये जो समिति है यह फाइनल ड्राफ्ट, अंतिम रूप से एक संविधान का प्रारूप तैयार करती है और संविधान सभा के समक्ष पेश करती है, और जो प्रारूप संविधान सभा के अंदर पेश हुआ संविधान का, उसी का संविधान में वाचन शुरू हो गया। तो संविधान के वाचन से भी बहुत प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आइए उन सारी चीजों को देखते हैं हम लोग एक एक करके कि किस किस प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि संविधान सभा के अंदर संविधान का वाचन कब हुआ? पहला वाचन, दूसरा वाचन कब हुआ, तीसरा वाचन कब हुआ? तो तीनों ही वाचन को हम लोग देखेंगे। अगर पहला वाचन की बात करेंगे आप, फर्स्ट वाचन, पहला वाचन कब हुआ, तो ये माना जाता है कि 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर, 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948। अगर दूसरा देखेंगे सेकंड वाचन कब हुआ, सेकंड, तो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक, 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949, यह द्वितीय वाचन है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तीसरा वाचन कब हुआ, तो तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक, 26 नवंबर 1949 तक। अब यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इन तीन इस तिथि के आगे आने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। अगर पूछ दिया जाए कि संविधान सभा का सबसे छोटा वाचन कौन है, तो ये पहला वाचन है, मात्र 5 दिन। सबसे लंबा वाचन कौन सा चला, तो ये सेकंड वाला, 11 महीने। उसके बाद से आप देख रहे हैं ये तीसरा। यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्त, 26 नवंबर 1949। अब इस तिथि के बारे में जानते हैं, बहुत सारी चीजें इसके बारे में बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले यह मैं बताना चाहूंगा कि जो ही तीसरा वाचन खत्म हुआ उसी दिन, इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का अंतिम प्रारूप एक नाम से पेश करते हैं। वो नाम भी एग्जाम के अंदर पूछा गया। जो ही 26 नवंबर को ये रीडिंग कंप्लीट होती है संविधान की, उसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा एक प्रारूप तैयार किया जाता है और उसको संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और वही आगे चल के भारत का संविधान बन जाता है। तो क्या नाम था, किस नाम से उन्होंने संविधान का जो प्रारूप पेश किया था वो क्या नाम था, इससे भी सवाल पूछे गए। क्या था नाम, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेंट्रल्ड बाई असेंबली बी पास्ड। इसी नाम से, इसी शीर्षक के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रखा जाता है, और इसी दिन यह स्वीकृत कर लिया जाता है संविधान सभा द्वारा। और जब स्वीकृत कर लिया जाता है तो यही आगे चल के भारत का संविधान बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है 26 नवंबर के बारे में। 26 नवंबर आप अक्सर सुने होंगे कि संविधान को इस दिन आंशिक रूप से लागू माना जाता है। और सबसे बड़ी बात बच्चों के अंदर यह आती है कि यार आंशिक रूप से क्या है, ये पूर्ण रूप से क्या है। बड़ा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर कि आंशिक क्या है और पूर्ण रूप से क्या है ना। तो अब इस आंशिक रूप और पूर्ण रूप को समझते हैं कि ये आंशिक और पूर्ण रूप क्या है। तो सबसे पहले देखिए, संविधान एक किताब है किसकी, अनुच्छेदों की। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होंगे, अनुच्छेद होंगे, बहुत सारे अनुच्छेद होंगे। कितने अनुच्छेद थे उस समय, तो 395 अनुच्छेद थे। तो आंशिक रूप से कहने का मतलब यह हुआ कि 395 अनुच्छेदों में कुछ ही अनुच्छेद इस दिन लागू हुए होंगे, तभी तो कहा गया कि आंशिक रूप से। और पूर्ण रूप से कहने का क्या मतलब है कि जब पूरा का पूरा अनुच्छेद लागू हो जाए तो उसको कहेंगे कि पूर्ण रूप से। अब हुआ क्या कि आंशिक रूप से अगर लागू हुआ तो सबसे बड़ी बात यह है कि कितने अनुच्छेद लागू हुए, कितने अनुच्छेद लागू हुए। तो आपको मैं बताते चलूं, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। यह टोटल 16 के 16 अनुच्छेद इस लागू हुए। अब बच्चों के अंदर यह प्रश्न आता है कि सर हमने तो बहुत सारी किताबों में देखा है कि 15 ही अनुच्छेद लागू है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आप 394 को काउंट करना छोड़ देते हैं। अनुच्छेद 394 के अंदर ही इस चीज को बताया गया है कि इसको भी आज के ही तिथि से लागू किया जाता है।
इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसी में तो लिखा गया है ना कि इसमें ये सारे अनुच्छेद लागू होंगे, इसलिए सारे अनुच्छेद कहने का मतलब इसके पहले के 15वां अनुच्छेद इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात इसमें स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि इसको भी काउंट करना है। इसके साथ सारे के सारे अनुच्छेद लागू हुए, 394 अनुच्छेद। अब 394 अनुच्छेद जब लागू हो गए तो इसीलिए कहा गया कि ये आंशिक रूप से लागू है। अब प्रश्न ये आता है लोगों के अंदर कि आखिर तब पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो ये प्रश्न का जवाब तो हमको लग रहा है सभी के पास होगा 26 जनवरी 1950 को। और प्रश्न यह भी है कि कहां लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 से पूर्ण संविधान लागू हो जाएगा अपना, ये चीज कहां लिखी गई है? तो ये चीज आपको अनुच्छेद 394 के अंदर देखने को मिलेगी। स्पष्ट लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को इतने अनुच्छेद लागू किए जाते हैं, बाकी के बाकी बचे अनुच्छेद 26 जनवरी 50 से लागू होंगे। उसके बाद से बच्चों के अंदर यह प्रश्न यह भी आता है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया यह सवाल कि जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, इसका शीर्षक क्या था? भारतीय संविधान जो बनकर अभी आप देख रहे हैं कि 26 जनवरी 50 से आंशिक रूप से लागू हुआ, इसका शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था दोस्त भारत का संविधान, भारत का संविधान। और प्रश्न यह भी आ सकता है कि भारत का संविधान ये जो शीर्षक है यह किस अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है? तो इसका भी जवाब है अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 के अंदर यह बताया गया है कि भारतीय संविधान का शीर्षक भारत का संविधान होगा। उसके बाद से कुछ और प्रश्न आते हैं 26 नवंबर 1949 से। इसी दिन आप जानते होंगे कि विधि दिवस मनाया जाता है, विधि दिवस। तो विधि दिवस क्यों मनाया जाता है आइए जानते हैं। देखिए, जब जिस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ उसी दिन से विधि दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं तिथि मनाई जा रही थी तो उसी दिन से घोषणा किया गया कि अब इसका नाम विधि दिवस ना होकर संविधान दिवस होगा। और नाम क्या रख दिया गया दोस्त? संविधान दिवस। संविधान दिवस इसका नाम हो गया। अब आगे चलेंगे हम, तो 26 नवंबर के बारे में यही सारे ज्ञात इतिहास आपके सामने थे, जिससे आपके एग्जाम के अंदर बहुत से ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। इससे ऊपर लेवल का सवाल आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। अब प्रश्न 2 महत्वपूर्ण तिथियां और है, उसको हम करके इस वीडियो को खत्म करेंगे। सबसे पहले है 24 जनवरी सन 1950 और है 26 जनवरी सन 1950। तो 26 जनवरी 1950 को तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो एक तिथि बचती है 24 जनवरी सन 1950। तो इस दिन सबसे पहली घटना यह आती है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस तिथि को? तो 24 जनवरी सन 1950 को निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित, बहुत सारे लोगों के मन में यह आता है कि सर निर्वाचित शब्द ही क्यों प्रयोग किया गया? हमारे मन में तो यह होता है कि मनोनीत किया गया होगा, क्योंकि उस समय तो इलेक्शन का प्रावधान नहीं था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थी नहीं, तो फिर किस तरीके से चुनाव हुआ? तो मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि यही संविधान सभा हर एक पॉइंट को इस तरीके से क्लियर करेंगे ना कि आपसे कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आप घबराए नहीं। यकीन मानिए दोस्त, अगर इस वीडियो को आप अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक अच्छे तरीके से देखेंगे तो पीसीएस मेंस तक का पेपर आप लिख सकते हैं। इतना कंटेंट आपके पास जा रहा है, गागर में सागर भरने वाली बात है। मैं क्लास के पहले दिन बताया था। तो देखिए, संविधान सभा का हम बताना चाहेंगे किस तरीके से इनको राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित माना जाता है। संक्षिप्त में सुन लीजिए। संविधान सभा जब काम कर रही थी तो 2 तरीके का काम कर रही थी। एक तो संविधान निर्माण का, एक संविधान निर्माण का और दूसरा संसद का भी काम कर रही थी। अच्छा, कौन ये बताता है? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर संविधान के अंदर डायरेक्ट स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि संविधान सभा 2 रूपों में काम कर रही थी, एक संविधान निर्माण के रूप में और एक संसद के रूप में। जब संविधान निर्माण के रूप में काम कर रही थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब संसद के रूप में काम करती थी तब जीवी मावलंकर साहब इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी अध्यक्षता में सारा का सारा काम चल रहा था। अगर मान के चलिए सुबह में संविधान निर्माण का कार्य हो रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय अध्यक्ष है, और उसके शाम को अगर शाम को संसद का अगर चर्चा चल रही है तो संसद से संबंधित कार्यों पर चर्चा चल रही है तो उसका अध्यक्ष हुआ करते थे जीवी मावलंकर साहब। तो संविधान निर्माण तो बात छोड़ दीजिए, क्यों चुना गया? क्योंकि निर्वाचित कौन करता है? अगर आप वर्तमान समय में राष्ट्रपति का इलेक्शन जब आपको हम आगे पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि संसद ही सारे सदस्यों का चुनाव करती है, राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो जब संसद के रूप में संविधान सभा काम कर ही रही थी तो क्यों नहीं निर्वाचित कर सकती है? स्पेशली ऑर्डर निकाला गया था संविधान सभा द्वारा कि जिसको राष्ट्रपति बनना है फॉर्म भरे,
केवल एक फॉर्म गिरा था दोस्त, केवल एक फॉर्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा केवल एक फॉर्म भरा गया था और इसलिए निर्विरोध चुने भी गए, इनके विपक्ष में कोई नहीं खड़ा था। अब आगे देखेंगे एक और महत्वपूर्ण घटना आती है कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, आप सुने होंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मनगण, ये किस दिन से पूर्ण दर्जा दिया गया कि भारत के राष्ट्रीय गीत ये होगा, भारत का राष्ट्रीय गान ये होगा। इसका जो दर्जा इसको प्राप्त हुआ, यह दर्जा प्राप्त हुआ 24 जनवरी सन 1950 को। तो ये महत्वपूर्ण घटना है। तो 24 जनवरी 50 को 3 घटनाएं, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, ये सारी की सारी चीजें पूर्ण रूप से लागू हो गई। बाकी अगर कुछ भी फॉल्ट रहा होगा वीडियो के अंदर तो आप जरूर बताएंगे और उसको अगले वीडियो में सुधार लिया जाएगा। मैंने प्रयास किया है कि सारी की सारी चीजों को आपके सामने अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाए और आप लोग संतुष्ट भी हुए होंगे। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन एक काम आपको जरूर करना है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस लोगों को वीडियो में शेयर कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को आग की तरफ फैलाना है दोस्त, आग की तरह। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि मैं इसी हौसले और इसी मेहनत के साथ आपके साथ काम करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।